फिल्म की शुरुआत में बोंग नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। बोंग खाना पकाने में बेहद एक्सपर्ट है और ब्लू हाउस में सबसे कम उम्र का शेफ है जो साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेसिडेंस में काम करता है। उस शाम बोंग को पता चला कि घर में चाइनीज एम्बेसडर के लिए डिनर पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। उस टाइम बोंग के पास एक बंदा आया और बोला एम्बेसडर के खाने में मछली के कांटे ना हो, वही बोंग के लिए अच्छा होगा। इसलिए बोंग को बिना कांटे वाला स्वादिष्ट मछली का डिश तैयार करने का ऑर्डर दिया गया। बोंग ने उनके ऑर्डर पर ध्यान दिया और तुरंत डिश तैयार करना शुरू कर दिया। रात होने पर डिनर तैयार हो जाता है और एम्बेसडर को परोसा जाता है। जैसे ही चाइनीज एम्बेसडर ने मछली को खाया, उसे उसमें एक फिशिंग हुक मिला। ये बोंग को एक सीरियस सिचुएशन में डाल देता है क्योंकि कई गार्ड उसे ढूंढ रहे थे, हवेली की तलाश लेते हैं और यहाँ यह बंदा लड़के के साथ गुलू गुलू करने में व्यस्त है। आगे के सीन में घटना की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों के एक जोड़े बोंग के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और उसके दरवाजे में दस्तक देता है। बोंग जानता है कि वो मुसीबत में है, इसलिए वो बालकनी से भागने की कोशिश करता है, जबकि पुलिस उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है। इसी दौरान बोंग अनफॉर्चुनेटली नीचे पुल में गिर जाता है, जिससे उसका सर पुल के फ्लोर पर टकरा जाता है और वो देखता है किसी कारण से वो गिरता रह रहा है और अचानक एक महिला उसके तरफ आती है और उसे किस करती है। जब बोंग जागता है तो वो खुद को एक अजनबी कमरे में पाता है, अजीब से बिस्तर पर। बोंग को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत पास के शीशे में देखने के लिए भागता है। उसका रिफ्लेक्शन उसे सरप्राइज करता है क्योंकि बोंग को पता चलता है कि वो एक महिला बन गई है। वो एक पल के लिए सोचता है और उसे लगता है कि गिरने के कारण वो सपना देख रहा है। बोंग कमरे से बाहर निकलता है ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे बाहर दर्जनों महिला मिलते हैं जो झुके थे और उसको रानी के रूप में मान रही थी। इससे सरप्राइज होकर बोंग पैलेस से बाहर भागता है, लेकिन अचानक से उसे अपने कमर में ठंडा फील होता है। तभी बोंग को पता चलता है कि उसने अपना केला ही खो दिया। बोंग इससे डर जाता है और शुरू में उसे लगता था कि उसे सेक्स चेंज ऑपरेशन के लिए तस्करी कर लाया गया है। हालांकि जब वो अपने बैकग्राउंड को देखता है तो बोंग को पता चलता है कि वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चला गया है। इस एहसास के कारण वो सदमे में चला जाता है और अंततः उसे महल में वापस लाया गया। अगले दिन बोंग उठता है और एक नौकरानी से अपना पहचान जानता है। इससे पता चलता है कि वो 1851 में जोशिया राजवंश में टाइम ट्रेवल किया है। इसके अलावा अब वो किम सोयोंग के शरीर में अंदर फंसी है। मामला बदतर बन जाता है जब बोंग को पता चलता है कि किम राजा चुलजोंग से शादी करने वाली है और अगले कुछ दिनों में रानी बन जाएगी। नौकरानी ये भी बताती है कि दुर्घटना के बाद उसका बॉडी झील में तैरता हुआ पाया गया। लकीली गार्ड ने उसे ढूंढ लिया और उसे वापस महल में ले आया। ये सुनकर बोंग ने अनुमान लगाया कि उसके और किम दोनों के आत्मा बदल गए होंगे और अनुमान लगाया कि घर वापस जाने का एक ही टिकट है, वो झील। बोंग नौकरानी से उसे झील तक ले जाने के लिए कहता है क्योंकि वो उसमें कूद के प्रेजेंट में लौटने का प्लान बना रहा है। अफसोस की बात ही है, जैसे ही वो कूदती है तो कीचड़ में गिर जाती है। वापस जाने के उसके प्लान में अचानक मोड़ आ जाता है। ये पता चलता है कि महारानी ने महल के सेवकों को रात भर झील खाली करने का आदेश दिया है ताकि कोई भी दोबारा पानी में ना गिर जाए। बोंग इस खबर से निराश है, लेकिन फिर भी मानता है कि पानी ही उसका आंसर है, इसलिए अब उसको चाहिए था पानी। जैसे भी हो, चुल्लू भर भी मिल जाए वो उसमें खुद को डुबाने की बेताब कोशिश करेगा। यहाँ तक कि वो फर्श साफ करने वाला पानी की बाल्टी में अपना सर डालने की हद तक पहुंच जाता है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता। उसके किए दर पे पूरा पानी फिर जाता है। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ गया। बोंग राजवंश के रीति रिवाजों से अनजान था, लेकिन अपनी नौकरानियों के मदद से शादी रिलेटेड संस्कारों का पूरा करने में सफल हो जाती है। उस रात बोंग, जो अब रानी है, राजा के कक्ष में उसके साथ सोने के लिए इन्वाइट किया जाता है। बोंग इससे डर जाता है और राजा के बेहोश होने की उम्मीद में उसे कुछ शराब देता है। लकीली राजा को नींद आ जाता है। बोंग को काफी राहत मिली। अगले दिन बोंग हैंगओवर के साथ उठता है और उसे कुछ खाना दिया जाता है। हालांकि वो भोजन से निराश हो जाता है और शाही रसोई को इसके बजाय रामेन पकाने के संदेश देता है। शेफ इस सब से कॉन्फ्यूज्ड है, लेकिन बोंग के निर्देश के आधार पर विशेष भोजन बनाने की कोशिश करता है। शेफ पकवान बनाने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन बोंग हर प्रयास से असंतुष्ट है। पहला डिश बहुत ही हेल्दी है, जबकि उसके बाद का डिश बहुत ही फीका और मसालेदार है। अंततः शेफ परेशान हो जाता है और हार मान लेता है और बोंग से इसे खुद पकाने के लिए कहा। बोंग, जिसे अभी भी अपने अच्छी स्किल और टेक्निक बेखूबी याद है, उसे खुद पकवान तैयार करने का फैसला लिया। बोंग बहुत ही निराश हो गया था क्योंकि वो उस बात के लिए रसोई को मार भी सकता है। बोंग सही रसोई में प्रवेश करता है और तुरंत एक चाकू उठाता है। उसकी नौकरानी चिंतित है क्योंकि रानी बचपन से कभी खाना नहीं बनाया, इसलिए नौकरानी और बाकी के नौकरों के साथ उसे रसोई में गड़बड़ी करने की अपेक्षा करता है। हालांकि बोंग बड़ी तेजी से और सटीकता से सब्जी को काटना शुरू कर देता है। सभी नौकरानियों को बहुत सरप्राइज हुआ। उसने हर चीज को पूरी तरह से और शाही आकार में काटा है। अंततः एक उत्तम डिश पकाया। बोंग रामेन को वापस ले आया अपने कक्ष में और अपने पर्सनल नौकरानी के साथ भोजन का
आनंद लेता है। रसोई में वापस आकर शेफ को बोंग के खाना पकाने का क्षमता से जेलस फील होता है। वो कहता है कि खाना सिर्फ अच्छा दिखता है लेकिन उसका स्वाद अच्छा नहीं होगा पक्का। अपने बात का परीक्षण करने के लिए शाही रसोइया बर्तन में बचे हुए खाने को आजमाता है। हालांकि जैसे ही वो कुछ खाता है वो सरप्राइज हो जाता है, उसका चम्मच भी गिर जाता है। घटना के बाद बोंग को अचानक एक विचार आता है। उसको एहसास हुआ कि वो अपने पाक कौशल से शाही परिवार को आसानी से जी सकता है। झील को महारानी के द्वारा खाली कर दिया गया था, इसलिए यदि बोंग ने उसे भोजन देकर खुश कर दिया तो वो झील को फिर से भरने के लिए बोल सकते हैं। बोंग तुरंत रसोई में लौट आता है, लेकिन जेलस शाही रसोइया अपने अधिकार का दावा करता है और उसे महारानी को परोसे जा रहे भोजन का निरीक्षण करने से मना कर देता है। इसी पर बोंग नाराज हो जाता है और उसे स्पीड कुकिंग कंपटीशन के लिए चुनौती देता है। शाही रसोइया शुरू में लड़ाई से पीछे हट जाता है, लेकिन बोंग द्वारा छेड़ने के बाद चुनौती स्वीकार कर लेता है। एक नौकर घंटी बजाता है और प्रतियोगिता शुरू कर देता है। मुख्य रसोइया अपना चाकू लेता है और बड़ी चालाकी से गाजर का एक एक गुच्छा काटता है। हालांकि रानी का हाथ तेज है और कुछ खीरे आसानी से काट लेता है। कई मिनट पकाने के बाद बोंग की डिश तैयार है और वो सबसे पहले घंटी बजाता है। इस प्रकार से प्रतियोगिता जीतता है, पर शाही रसोइया गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि हालांकि स्पीड महत्वपूर्ण है बट स्वाद भी एक रसोई का अंतिम परीक्षण होता है। आत्मविश्वास से भरपूर बोंग सहमत हो जाता है और इंस्पेक्टर से दोनों डिश को चेक करने के लिए अनुरोध करता है ताकि पता चल सके कि कौन सा बेहतर है। इंस्पेक्टर बोंग के डिश से मोहित हो गया और उसने घोषणा की यह बेहतर डिश है, जिससे उसे शाही रसोई की जिम्मेदारी के लिए कहा गया। जब बोंग बड़ी का भोजन विश्लेषण करता है तो वो अपने नई अर्जित स्थिति के उपयोग अपने लाभ के लिए करता है। बोंग को अपने भोजन के बदलाव से पता चलता है कि हाल ही में दांत दर्द करने के समस्या के कारण महारानी नखरे कर रही थी। इस प्रकार बोंग ने एक सॉफ्ट डिश बनाने का डिसीजन लिया। बोंग तुरंत काम पर लग जाता है और आलू का दलिया बनाना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो बर्तन में थोड़ा दूध डालता है और शाही सामग्री डालता है, क्योंकि वो कभी कभी ग्रेवी का स्वाद भी लेते हैं। फिर आलू को बर्तन में डाल दिया जाता है। इसके बाद मूड सही करने के लिए कुछ आटे की टॉपिंग को साथ परोसा जाता है। बोंग अंतिम प्रोडक्शन से प्रसन्न होता है और इसे खुद महारानी को सौंप देता है। रानी ने भोजन का भरपूर आनंद लिया, लेकिन इस बात पर प्रकाश डाला कि पकवान ठंडा होने के कारण उतना अच्छा नहीं लग रहा था। टेम्परेचर में बदलाव पूरी तरह से मसले हुए आलू के गुच्छे में टेस्ट थोड़ा बदल देता है, जिससे स्वाद में बदलाव हो जाता है। साथ ही प्लेट के किनारों पर बिखरे हुए डालियों ने प्रेजेंटेशन पर असर दिया। ये सुनकर बोंग व्याकुल हो जाता है और दुखी होकर महल की ओर अपना यात्रा शुरू कर देता है। अपने गाड़ी में रहते हुए बोंग बड़ी रानी के भोजन पहुंचाने के लिए एक तरकीब सोचता है। कुछ ही समय बाद वो एक शानदार विचार लेकर आता है। बोंग एक कपड़ा सिलाई करता है और अपने नौकरानी से शाही मिस्त्री को कुछ निर्देशों के साथ कपड़ा पहुंचाने की कहता है। बोंग के निर्देश पर मिस्त्री एक विशेष खाना ले जाने वाला एक गाड़ी का निर्माण करता है, जो कपड़े द्वारा सभी तरफ से उचित रूप से इंसुलेटेड होता है। इसी बीच बोंग स्वादिष्ट भोजन की एक श्रृंखला तैयार करता है और नौकरों को एक नई डिजाइन की गई कैबिनेट का उपयोग करने का उन्हें कहता है। महारानी को गर्म भोजन मिलता है और वो उसका आनंद लेता है। वो देखता है कि कोई भी बचा हुआ खाना नहीं छोड़ता है। अंततः मिस्त्री बोंग के पास लौट आता है और खुशखबरी देता है क्योंकि आविष्कार सफल साबित हुआ। कुछ दिनों के बाद राजा एक विशेष भोज का आयोजन करता है और पूरे देश में प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता है। दुर्भाग्य से भोज के दिन रसोइये बीमार हो जाते हैं और शाही रसोई में कर्मचारियों की कमी हो जाती है। बोंग ने इसे नोटिस किया और मदद करने का फैसला लिया कि वो भोज से बाहर निकलने के लिए एक पुरुष का भेष धारण करता है और रसोई में प्रवेश करता है। बोंग को पता चला कि पेंट्री में सामग्री कम है, क्योंकि किराने का सामान जो उस दिन वितरित किया जा रहा था वो नहीं आया अभी तक। लिमिटेड सामान के साथ बोंग के पास क्रिएटिव होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रानी अपने नौकरानियों के साथ आलू का एक अनोखा डिश तैयार करता है। बोंग आलू को छीलकर एक छड़ी के चारों ओर लपेटता है और उसे डीप फ्राई करता है, जिससे ये बहुत कुरकुरा हो जाता है। जब मेहमान पहले डिश देखता है तो शुरू में नाखुश हो जाता है, क्योंकि वो शाही भोज के लिए कुछ क्लासिक डिश की उम्मीद कर रहा था। हालांकि जैसे ही वो अनोखा डिश चखता है उनके आंखें चमक उठते हैं और इसका स्वाद से सरप्राइज हो जाता है। और इसी तरह फास्ट फूड का जन्म हुआ। दूसरा डिश थोड़ा अधिक कठिन है, क्योंकि रसोई में कोई भी मांस नहीं है। वो क्रिएटिव रूप से बीन्स का उपयोग करता है और एक वेज बर्गर बनाने का निर्णय लेता है, जिसके किनारों पर टमाटर का स्वाद होता है। बोंग अपने आविष्कार से खुश होता है और उसने इसका नाम मैकडोनाल्डो रखा है। आधुनिक मैकडोनाल्ड से प्रेरित होकर फ्रेंच फ्राइज जैसा डिश बहुत ही लोकप्रिय है, क्योंकि वो मेहमान के मुंह में पानी लाने वाला डिश है। अंतिम भोजन के लिए बोंग एक क्लासिक जेली मिठाई बनाता है, लेकिन एक ट्विस्ट है। वो जेली के छड़ियों पर विशेष संदेश लिखता है और उन्हें फॉर्चून जेली कहता है, क्योंकि मिठाई खाने के बाद आपको अपना भाग्य पढ़ने को मिलता है। मेहमान क्लासिक जेली का आनंद लेता है और अपने अपने किस्मत पढ़ने का आनंद लेता है। शुरुआती दिक्कतों
शिकायतों के बावजूद बोंग का खाना पकाने के वजह से बहुत जबरदस्त साबित होता है। महारानी जो डिनर में भी शामिल हुई थी बोंग के कौशल से प्रभावित हुई और अंततः उसे एक अनुरोध करने के लिए कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के बोंग ने उस झील को फिर से भरने के लिए कहा। महारानी उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया और नौकरों को काम शुरू करने के लिए आदेश दिया। अफसोस की बात है कि वहाँ पे कोई एडवांस मशीन नहीं था, इसलिए नौकर केवल लकड़ी का बाल्टियों में पानी कैरी कर सकते हैं। ये सिस्टम बहुत ही स्लो है क्योंकि नौकरों को कुएं से झील तक लंबी यात्रा करना पड़ता है। बोंग इससे नाराज हो जाता है और तेजी से एक नया तरीका लेकर आता है। वो हर एक नौकर को एक ही स्थान पर रहने के लिए बोलता है और बाल्टी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कहता है। लोग इस टेक्निक से खुश हो जाते हैं क्योंकि इससे काम आसान हो जाता है और तेज भी होता है। वो सभी कार्य जारी रखते हैं और धैर्यपूर्वक काम करते रहते हैं, जबकि बोंग इस लंबे प्रक्रिया से बहुत ही नाखुश है। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन झील अभी तक नहीं भर पाए। बोंग जल्दी इंतजार करते करते थक जाता है और हताश हो जाता है। लकीली हेवी रेनफॉल शुरू हो जाता है जो धीरे धीरे लेकिन झील को पानी से भर देता है। बोंग मौसम के परिवर्तन से खुश है और बारिश के नीचे खुशी से नाचने लगता है। कुछ घटनाओं के बाद झील भर जाता है और बोंग किनारे की तरफ जाता है और एक पत्थर पे अपना नाम लिखता है, जिसके बाद वो झील में कूद जाता है और पानी के अंदर डूब जाता है, ठीक वैसे ही जैसे फिल्म के शुरुआत में दिखाया गया था। जब बोंग जागता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखकर सरप्राइज हो जाता है और देखता है कि एक पुलिस उसके बिस्तर के कुछ ही मीटर के दूरी पर सो रहा था। वो चुपचाप बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है लेकिन पुलिस जाग जाता है और तेजी से पीछा करता है। बोंग उसे दूर जाने में कामयाब हो जाता है लेकिन 2 और पुलिस आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। हताश होकर बोंग वहां से कूद जाता है और सड़क पर दौड़ने लगता है। लोगों के बीच बचते हुए वो तुरंत एक लाइब्रेरी की ओर जाता है और एक इतिहास का किताब खोजता है। वहाँ उसे जोशिया राजवंश के बारे में पता चलता है और वो मुस्कुराता रहता है, ये जानकर कि वो अब इतिहास का हिस्सा बन गया है। हालांकि जब पीछा करने वाला पुलिस लाइब्रेरी में पहुंचता है तो उसको पुरानी यादों में बाधा आ जाता है। बोंग एक बार फिर भागने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे गिरफ्तार करने के लिए वहां पे नहीं था। पता चला कि जोशिया युग में उनके टाइम ट्रेवल के कारण प्रेजेंट में बहुत कुछ बदल गया। उसको पता चलता है कि अब पुलिस उसका पीछा नहीं कर रहे, इसके बजाय वो उसके रक्षा के लिए मौजूद थे क्योंकि बोंग ने एक हाई लेवल कड़ा पुलिस ऑफिसर को बेनकाब किया है। बोंग पास के कंप्यूटर पर जाता है और पुलिस की बातों का पुष्टि करने के लिए ओए पर खोज करता है। इसके तुरंत बाद उसे पता चलता है कि वो सच कह रहा है क्योंकि इतिहास और वर्तमान दुनिया वास्तव में बदल गए हैं। फिल्म का अंत बोंग के एक सरल पर खड़े होने के साथ होता है और एक पॉजिटिव मैसेज देता है कि कैसे अतीत में एक छोटा सा बदलाव भविष्य को बदल कर रख सकता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।